जरा सोच कर देखो, जिससे आप प्यार करते हो और आपकी शादी जल्द ही उसके साथ होने वाली हो, लेकिन आपके आंखों के सामने ही आपकी प्रेमिका को कोई गोली मार दे तो आप उसके साथ क्या करोगे। आज मैं आपको उसी तरह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक समुद्र के किनारे जहाँ एक लड़का रैप अपनी प्रेमिका के साथ आया हुआ था। रैप अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना के सामने शादी का प्रपोजल रखता है। कैटरीना भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद रैप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए दुकान से एक बियर लाने के लिए जाता है। तभी कुछ आतंकी उस बीच पर आकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। रैप गोलियों की आवाज सुनकर भागता हुआ कैटरीना को बचाने के लिए जाता है। इतने में ही एक टेररिस्ट कैटरीना को गोली मार देता है और रैप के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड कैटरीना की मौत हो जाती है। खैर, इसके बाद इस घटना को अब 18 साल बीत चुके थे, लेकिन रैप अब भी कैटरीना को नहीं भूल पाया था। रैप ने अब फैसला कर लिया था कि उस आतंकी संगठन के मेन लीडर को खत्म कर डालेगा। रैप उस आतंकी संगठन के मेन लीडर से काफी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसने मार्शल आर्ट और निशानेबाज की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। इसी बीच अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी भी रैप पर अब नजर रख रही थी। कई दिनों के बाद रैप उस आतंकी संगठन के मेन लीडर से बात करने में कामयाब हो जाता है। रैप अदनान को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका से नफरत करता है और उनकी तरह ही अमेरिका को तबाह करना चाहता है। अदनान उसकी बातों पर विश्वास करके उसे मिलने के लिए बोलता है। रैप उसके अड्डे पर पहुंचकर अभी उससे बात ही कर रहा था, तभी अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी वहां पहुंचकर अदनान और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अदनान को मरा देख रैप को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी डेथ बॉडी पर चाकू से वार करने लगता है। दरअसल रैप अदनान को मारना चाहता था। उसी की वजह से कैटरीना, जिससे वह शादी करने वाला था, उसकी मौत हुई थी। खैर, अमेरिकी एजेंट रैप को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। काफी पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि रैप बस अदनान से अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना चाहता था। रैप ने वो काम कर दिखाया था जो अमेरिकी एजेंसी पिछले 5 सालों से नहीं कर पाई थी, लेकिन रैंड ने अदनान की पता कुछ ही महीनों में लगा लिया था। तभी उस एजेंसी की चीफ केनेडी रैंड के पास आई और रैप को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोला। रैप भी उसकी बात मानकर एजेंसी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद केनेडी उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर स्टर्ड हार्ली के पास लेकर जाती है। हार्ली भी रैड के बारे में जानता था कि रैड दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन वो केनेडी को बताता है कि इसका मतलब यह नहीं कि उसे आसानी से मेरे ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। इसके बदले उसे कुछ टेस्ट देने होंगे। रैड भी हार्ली की शर्तों को मान लेता है। इसके बाद हार्ली ने रैप को विक्टर से मुकाबला करने के लिए बोला। दोनों में फाइट होने लगी। रैप बड़ी ही आसानी से विक्टर को हरा देता है। इसके बाद हार्ली उन सभी को हमेशा चौकन्ना रहने की ट्रेनिंग दी। अब उन्हें एक असाइन के स्क्रीन पर दिखाए गए दुश्मनों को मारने का ट्रेनिंग दिया गया। रैप अपने टारगेट को एक एक करके मारता जा रहा था। तभी उसके सामने अदनान की तस्वीर आती है। अदनान को देखकर रैप अपना टारगेट को ना हिट करके अदनान पर फायर करने लगता है। उसे काफी तेज बिजली के झटके भी लग रहे थे, लेकिन उन बिजली के झटके का बिना परवाह किए हुए अदनान पर फायर किए जा रहा था। इसके बाद आयरिन और कई ऑफिसर लंदन में मौजूद ईरानी एम्बेसी में पहुंचकर एक मीटिंग करते हैं कि कई दिनों पहले रसिया की एक लैब से कई सारे न्यूक्लियर बम चोरी होने की खबर मिली थी। हम सबको यकीन है कि किसी ईरान के आतंकी ग्रुप ने ऐसा किया है ताकि वह न्यूक्लियर बम बना सके, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट बहरूल ने इस बात पर साफ साफ इनकार कर दिया। इधर पोलैंड में कुछ रशियन गोस्ट नाम के व्यक्ति को कुछ विस्फोटक पदार्थ बेच रहे थे। तभी उनके बैंड के पास कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं, लेकिन गोस्ट उन पुलिस ऑफिसर को बैंड के अंदर लेकर चला जाता है और उन सभी को गोली मार देता है। इसके
बाद उन रशियन को भी शूट करके उस पोटेशियम के विस्फोटक हथियार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हैरली टीवी पर गोश्त को देखकर पहचान जाता है। दरअसल गोश्त पहले हैरली के साथ ही काम करता था, लेकिन एक बॉम्बिंग के दौरान मारा गया। पर हैरली केनेडी को बताता है वह मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है और उसी ने रसिया से न्यूक्लियर मिसाइल चुराई है ताकि वह अमेरिका को सबक सिखा सके। इसके बाद उन सभी को गोश्त को पकड़ने के लिए इस्तांबुल भेज दिया जाता है। इस्तांबुल पहुंचकर तीनों की मुलाकात अनिक नाम की एक एजेंट से होती है जो गोश्त को पकड़ने में इनकी मदद करने वाली थी। खैर अगले ही दिन गोश्त न्यूक्लियर बम को लेकर एक बहुत बड़ा डील करने वाला था। किसी तरह विक्टर और रैप को गोश्त का लोकेशन मिल जाता है, लेकिन गोश्त को भी पता चल चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बड़े ही चालाकी से टेबल पर रखे एक चाकू की मदद से विक्टर को मार डालता है, जो कि इनका प्लान फेल हो चुका था। तो हैरी रैप को इस मिशन को जल्दी से बंद करके अपने पास आने के लिए बोलता है, लेकिन रैप अपने बॉस का ऑर्डर ना मानकर गोश्त का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते रैप गोश्त के एक आदमी शरीफ तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। शरीफ वही बंदा होता है जो उस डील को करवा रहा था। रैप शरीफ से गोश्त का पता पूछकर उसे वहीं पर गोली मार देता है। अब रैप को पता चल चुका था कि गोश्त अगली मीटिंग कहाँ करने वाला है, लेकिन इधर हैरी रैप पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि रैप ने उसके ऑर्डर को नहीं माना था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे केनेडी आती है। केनेडी उन सबको बताती है कि गोश्त ने न्यूक्लियर बम बना लिया है और जल्द ही उस न्यूक्लियर बम की मदद से अमेरिका को तबाह करने वाला है, जो कि रैप को पता चल चुका था कि अगली मीटिंग कहाँ होने वाली है। अब वह दोबारा से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मीटिंग होने वाली थी, लेकिन रैप के बारे में गोश्त को पहले से ही पता चल चुका था। वो रैप और अनिका को पकड़ लेता है, लेकिन हैरी जो नीचे रैप का सिग्नल का वेट कर रहा था, पर ज्यादा लेट होने पर वह समझ जाता है कि रैप खतरे में है। हैरी होटल में पहुंचकर गोश्त के आदमियों को मारने लगता है। कुछ देर के बाद गोश्त को लगने लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा, तो मौका पाकर वहां से भाग निकलता है। पर रैप को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोश्त को उनके बारे में पहले से ही कैसे पता चल जाता है। अनिका जब रैप के जख्मों पर मलहम लगा रही थी तो उसकी बातों से रैप पकड़ लेता है कि अनिका ही गोश्त से मिली हुई है। काफी ज्यादा टॉर्चर करने पर अनिका एक्सेप्ट करती है कि वह एक एजेंट है जो गोश्त की मदद कर रही थी। इधर हैरी की मुलाकात आसानिया से होती है जो अनिक के अंकल थे। दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी गोश्त आसानी को स्नाइपर गन से शूट करके मार देता है। गोश्त ने हैरी को भी जख्मी कर डाला था। इसके बाद गोश्त हैरी को पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। इधर अनिक को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, पर जब रैप को पता चला कि अनिक असिनिया की भतीजी है, वो उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल को गोश्त ने मार दिया है और हैरी को बंदी बनाए हुए है। इधर गोश्त हैरी को बताता है मैं तुम्हें अपना फादर मानता था, लेकिन तुमने मुझे उस बम ब्लास्ट में मरने के लिए छोड़ दिया। तो हैरी उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बचाता तो कई सारे अमेरिकन सिटीजन की जान जा सकती थी, जिस पर गोश्त उसे बोलता है कि इस न्यूक्लियर बम की वजह से अब लाखों अमेरिकी सिटीजन की जान जाएगी। और गोश्त हैरी को टॉर्चर करने लगता है और हैरी के हाथों की अंगुलियों की नाखून को कबाड़ देता है। तब तक रैप भी गोश्त के अड्डे तक पहुंच जाता है और हैरी को बचा लेता है, लेकिन तब तक गोश्त उस न्यूक्लियर बम को लेकर वहां से निकल जाता है। वो एक बोर्ड के सहारे वहां से भागने लगता है, पर उसका पीछा करते हुए रैप भी उस बोर्ड में पहुंच जाता है। गोश्त ने न्यूक्लियर बम को भी अब एक्टिवेट कर दिया था। दरअसल गोश्त अब यूएसए के नेवी पर हमला करने वाला था। खैर बोर्ड में ही रैप और गोश्त की फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान रैप गोश्त को मार गिराता है, जो कि यूएस के नेवी को भी पता चल चुका था कि उन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, तो वह भी उस न्यूक्लियर बम से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन रैप उस न्यूक्लियर बम को समुद्र में फेंक देता है। तब तक हैरी भी वहां पहुंच जाता है और उसे हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लेता है। तभी समुद्र में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे मानो कि पूरे समुद्र में सुनामी आ गई हो। लेकिन कुछ ही पलों में समुद्र की लहरें शांत हो गई और इस तरह रैप ने पूरे यूएसए को बचा लिया।